Hello and welcome back, dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirant, इंटरनल सिक्योरिटी के इस सेक्शन में हम इस समय टेररिज्म के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और टेररिज्म संबंधित हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं जिसमें हमने विभिन्न संस्थाओं के बारे में, आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चीज़ों के बारे में जाना। जो आज का ये वीडियो है ये मुख्य रूप से ये बेस्ड होगा आपका खालिस्तान मूवमेंट पर और कुछ हम अलग से भी कुछ टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोन उल्फ अटैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो देखिए, लोन वुल्फ जो अटैक होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये अकेला होता है। ओके, और यह भी एक आतंक फैलाने का एक तरीका होता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो अकेला होता है और व्यक्ति अकेले ही सारी प्लानिंग करता है, अकेले ही जगह को चूज करता है, अकेले ही जो भी उसको विस्फोटक इत्यादि की आवश्यकता होती है उन सब का अरेंजमेंट करता है और अकेले ही फिर जाकर के हमले को अंजाम देता है। तो इसीलिए हम इस तरह के हमले को कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। यह आक्रमण का एक तरीका है जहां एक अकेला व्यक्ति ही हमलावर होता है और हमले में ज़्यादातर एक अकेला ही साजिश करता होता है, यानी सारी प्लानिंग एक व्यक्ति की होती है और इसे कोई भी हुक्म देने वाला नहीं होता है, कोई भी इसे ऑर्डर जारी नहीं करता है और सामान्यतः जो ये व्यक्ति होता है यह एक सामान्य सी लाइफ जीता है। इवन जिस घर में ये रहता है उस घर के सदस्यों को भी इसके बारे में नहीं पता होता है, इसके कट्टर विचारों के बारे में नहीं पता होता है। वे नहीं जानते हैं कि यह व्यक्ति कट्टर विचारों से भरा हुआ है और यह व्यक्ति इस तरह के कृत्यों को भी अंजाम देता है और इस तरह की मानसिकता अपने अंदर रखता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल सामान्य से हो सकते हैं और बिल्कुल सामान्य तरीके से जीवन यापन करते हुए आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं लोन वुल्फ अटैक। अगर पूछ लिया जाए कि लोन वुल्फ अटैक क्या होता है तो आप इसके बारे में जानते रहें। देखिए, जो ISIS थी जिसके बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में चर्चा की है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने शुरू से लेकर सारी उसकी बातें देखी और अंत तक उसकी बातों को हमने कंप्लीट किया। उसमें आप देखेंगे कि ISIS ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को यूज किया। इट मीन्स कि लोन वुल्फ हमले का जो सिद्धांत है इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में ISIS ने किया है इंटरनेट के माध्यम से और कई लोग वॉलंटरी सर्विस भी इसमें दिए हैं। कोई किसी प्रकार का एक बिना ऑर्डर लिए ही लोग बस प्रेरित होकर के, विचारधारा से प्रेरित होकर के, बातों से प्रेरित होकर के और इस प्रकार के कृत्यों को वो करते थे। आतंकवादी जो विभिन्न प्रकार के जो कृत्य होते हैं उनको वो अंजाम देते थे। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आखिर किस प्रकार की समस्याओं को ये जो लोन वुल्फ अटैकर्स होते हैं ये पोज करते हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सामने। तो सबसे बड़ी समस्या जो है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम इनका पता कैसे लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सामान्य से व्यक्ति हो सकते हैं, एक सामान्य से परिवार में रहते हुए व्यक्ति हो सकते हैं, इवन इनके घर वालों को भी इनके बारे में नहीं पता हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये एक तरह सिक्योरिटी रहती है इनके पास। ये ज़्यादा खुलते नहीं, किसी को कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता। जब फैमिली के लोग नहीं जान पा रहे हैं तो बाकी बंदे तो आप बात ही नहीं कर सकते उनके बारे में। तो इस प्रकार से हमें इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक बड़ी समस्या है। और टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है, हिंदी में से हम कहते हैं आमूलीकरण, इंग्लिश में कहते हैं रेडिकलाइजेशन, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी इसके उलट है डी रेडिकलाइजेशन और दूसरा जो है वो काउंटर रेडिकलाइजेशन। तो समझते हैं आखिर ये चीज़ें क्या हैं। देखिए, रेडिकलाइजेशन के बारे में आप सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा और इसके बारे में आप जान लें कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह जो है वह उसके सामने जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी स्थितियाँ होती हैं वर्तमान में, जो भी वर्तमान परिदृश्य होता है उससे वह बहुत ही खिंचा हुआ रहता है। उस वर्तमान परिस्थिति से वह बहुत ही असंतुष्ट रहता है। उसको सिस्टम कहीं ना कहीं अपीलिंग नहीं लगता। उसको लगता है कि सिस्टम में ढेर सारी खराबियाँ हैं और उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह की चीज़ें उसको समझ में आती, सामने दिखाई देती हैं, ऐसा वो विश्वास करता है। फिर करता क्या है वो व्यक्ति या फिर वो व्यक्तियों का समूह करता यह है कि वो फिर कुछ चीज़ों में बिलीव करता है कि ठीक है ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मतलब उसका कुछ एक बिलीव बन जाएगा, सेट ऑफ बिलीव्स बन जाएंगे उसके, और फिर वो अपनी बिलीव्स के अनुसार जो चीज़ें वो बिलीव करता होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो उसके अनुसार चीज़ों को बदलने के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं अत्यधिक चरम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधारा को अपना लेता है और उसमें कभी कभी वो हिंसा का भी सहारा लेता है। आप सीधा समझ लें कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, उसे जब ये लगने लगता है कि जो वर्तमान परिदृश्य है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति या समूह
वर्तमान परिदृश्य से असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो चीज़ें बिलीव करते हैं कि ये चीज़ कौन सी चीज़ उनके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए समाज में, तो उस बिलीव को वो प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए वो अत्यधिक चरम, बहुत ही आप देखेंगे कि एक कट्टरता की स्थिति आ जाती है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारधारा है, एक कट्टर विचारधारा को अपनाते हैं। वो धार्मिक रूप से भी कट्टर हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी कट्टर विचारधारा हो सकती है, तो उसको अपनाते हैं और उसके माध्यम से वह अपना जो उनका बिलीफ है उस बिलीफ को वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो हिंसा का भी कभी कभी सहारा लेते हैं। अब जब ये चीज़ जब होती है रेडिकलाइजेशन, तो आप जानते हैं इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, तो उसे हम कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन। और एक टर्मोलॉजी और है जिसका मतलब है काउंटर रेडिकलाइजेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो डी रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें पहले से ही आमूलीकृत व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जाता है। मतलब जो बंदा ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हो गया है, उस व्यक्ति को प्रयास किया जाता है कि फिर से उसे हम समाज की मुख्य धारा में लेके आएँ। इट मीन्स कि उसका हम फिर से डी रेडिकलाइजेशन करें, यह बात होती है डी रेडिकलाइजेशन में। और जो काउंटर रेडिकलाइजेशन होता है उसमें जो प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि जो कमज़ोर व्यक्ति को आमूलीकृत होने से रोका जाए। मतलब कई बार आप देखेंगे जो समाज के कमज़ोर वर्ग होते हैं, कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जिनको ढेर सारी समस्याएं होती हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, तो उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके साथ बहुत ही अन्याय कर रहा है। तो जो समाज के कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनको रोका जाता है काउंटर रेडिकलाइजेशन के माध्यम से कि वो कहीं रेडिकलाइज ना हो, कट्टरपंथी विचारधारा को अपना ना और किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सिस्टम में बनाए रखा जाता है, उन्हें व्यक्तियों को रोका जाता है ताकि वो आमूलीकृत ना हो जाएं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो डी रेडिकलाइजेशन है, इसमें जो व्यक्ति पहले से रेडिकलाइज हो गया है उसको वापस लाने का कार्य होता है। और जो काउंटर रेडिकलाइजेशन है उसमें यह प्रयास किया जाता है कि जो व्यक्ति हो सकता है कि वो रेडिकलाइजेशन के प्रभाव में आ जाए, उस व्यक्ति को प्रयास किया जाता है कि वो रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में ना आए, उसके प्रभाव में ना आए और वो एक सामान्य व्यक्ति बना रहे। तो ये होता है काउंटर रेडिकलाइजेशन का मतलब। अब आइए कुछ बातों पर और हम चर्चा करते हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक आज है, खालिस्तान आंदोलन। आपको मैंने इससे पहले खालिस्तान आंदोलन के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं और आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि खालिस्तान मूवमेंट आखिर क्या है। हम इस चीज़ को देखने से पहले हम कुछ फिगर्स देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा भारत और आप सभी जानते हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो मेनली पंजाब से संबंधित है। लेकिन देखिए, अभी भी इसका जो पर्टिकुलर एरिया है कि कौन अगर खालिस्तान बनेगा, हालांकि ऐसा कम चांस है क्योंकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे सेना है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन फर्ज करते हैं कि अगर कभी बनता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी होगी। तो कुछ जगहों पे ऐसा मैप दिखाई देता है कि पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है, पश्चिमी पंजाब और जो भारत का पंजाब वाला हिस्सा है, इसको ले लिया जाएगा। ये एक मैप दिखाई देता है हमें। दूसरा मैप हमें है कि हम इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिमाचल वाला हिस्सा है उस हिस्से को भी क्या कर दिया जाए, पंजाब के साथ अलग कर दिया जाए और जो पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा उसको भी ले लिया जाए। तो इन 3 राज्यों को ले लिया जाए, ओके। और कुछ हरियाणा का भी हिस्सा ले लिया जाए, उसको लेकर खालिस्तान बनाया जाए। एक जगह पे हमको इमेज ऐसी मिली है जिसमें जो कि यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है हमें। अब इसमें ये दिखाया गया कि हिमाचल के हिस्से को ले लिया जाए, हरियाणा दिल्ली के हिस्से को कुछ, और कुछ गुजरात के हिस्से को लेकर के, कुछ पंजाब के हिस्से को लेकर के और कुछ पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से को लेकर के एक खालिस्तान जो है नया देश बनाने का एक इनका लक्ष्य है। और इसका सबसे बड़ा ये आप देखेंगे कि जब हिमाचल का हिस्सा ले लिया जाता है तो आप देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा है वो शेष भारत से पूरी तरीके से कट जाता है। तो इस खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इसके माध्यम से वह जम्मू और कश्मीर को भारत की मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग कर देगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का लगातार ही मंसूबा रहा है और लगातार वो प्रयास करता रहा है इस मामले में। तो आप जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है तो आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन इंटरेस्ट रहेगा और कौन लगातार प्रयास करेगा। तो ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान ही ऐसा करेगा और उसकी खुफिया एजेंसी जो ISI, ओके। अब आइए बात करते हैं हम खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट जो कि 1980 के दशक में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचा था और वह जो बाद में शांत हो गया 2004 के आसपास में, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ
कि यह जो मूवमेंट अब फिर से खड़ा होने लगा है और हमें आज इस पर फिर बात करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ अब करंट में भी हो रही है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ आपका एक स्टैटिक जीएस का पोर्शन नहीं है, बल्कि अब ये एक इशू है। देखिए, ये स्टार्टिंग से एक इशू था, खालिस्तान मूवमेंट हमेशा से एक इशू था, और इशू जो होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो लगातार चलते रहते हैं। हाँ, अगर बहुत अच्छे प्रयास हो जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से तो वो ख़त्म भी होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि जिस प्रकार से इवेंट्स आपके कुछ पल के लिए उनकी अहमियत रहती है, उस प्रकार से अब उसके उलट आप देखेंगे इशूज़ जो होते हैं उनकी अहमियत बहुत लंबे समय तक होती है। तो खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? देखिए, 1980 के दशक में तथा 1990 के शुरुआती वर्षों में देश में आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसके समर्थन से खालिस्तान जो आंदोलन था वो बेहद घमासान वर्ष थे। ये 1980 के दशक और जो 1990 के शुरुआती वर्ष थे, इस दौरान जो है खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम सीमा पर था। अब क्या हुआ है? हाल फिलहाल की बात यह है कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में सिख कट्टरवाद की एक नई शुरुआत देखी जा रही है। और ऐसा क्या देखा गया है? देखिए, अमेरिका में एक संस्था जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। तो ये संस्था क्या करती है? ये संस्था जाती है लंदन में, और लंदन में जाकर के वह एक रैली करती है, और वो रैली करती है खालिस्तान के समर्थन में करती है। और जब यह रैली करती है सिख फॉर जस्टिस संस्था, तो उस रैली में ब्रिटेन की कुछ संस्थाएं जैसे खालिस्तान सिख फेडरेशन और दल खालसा, ये दो संगठन भी जुड़ जाते हैं, और ये दोनों संगठन सिख फॉर जस्टिस को अपना समर्थन देते हैं। और वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है और हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम भी एक खालिस्तान के रूप में एक नए देश की कामना करते हैं। अब आप देखेंगे कि हाल फिलहाल की घटना जो है वो नवंबर 2018 में, आप सभी को याद होगा कि अमृतसर में बम धमाके हुए थे। तो जो बम विस्फोट हुआ था वह खालिस्तान आंदोलन के पुनरुत्थान के रूप में देखा जा रहा है, एक फिर से रिवाइवल के रूप में देखा जा रहा है कि खालिस्तान जो मूवमेंट है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। इस विस्फोट में कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। आईएसआई की बात करें तो हम भारत विरोधी खुरापातों और पंजाब में फिर से उग्रवाद को भड़काने के लिए खालिस्तान समर्थित जो आंदोलन है उसको नैतिक और वित्तीय समर्थन भी दे रहा है। और ये ऐसी बात हमारे पार्लियामेंट में जब ये 2018 में ये हमला हुआ था तो हमारे मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी। तो पाकिस्तान का जो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है लगातार ये प्रयास करती रहती है कि खालिस्तान मूवमेंट को किस तरह से बनाए रखा जाए और किस तरह से इसको हवा दी जाए। एक फोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो उस दौरान जब ये खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर था तब ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जिसका नाम था खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। देखिए, इसकी स्थापना 1986 में अरुण सिंह के द्वारा की गई थी, और 1980 के दशक में जो सक्रिय रहे सिख उग्रवादी संगठन KLF, इट मीन्स खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, को आईएसआई के दबाव पर 2009 में मलेशिया में फिर से शुरू किया गया था। इट मीन्स कि 1980 के दशक से जब ये संगठन अपना स्टार्ट किया था खालिस्तान मूवमेंट को, तो उसके बाद कुछ समय बाद फिर ये संगठन काम करना बंद कर दिया। लेकिन आईएसआई के दबाव के माध्यम से फिर से इसे मलेशिया में 2009 में स्टार्ट किया गया। जो हमारी NIA है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके अनुसार ये कहती है कि जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है इसका जो मुख्य मकसद है वह यह है कि तथाकथित, यानी जो कहते हैं ये लोग एक पर्टिकुलर बात चीज़ के बारे में, खालिस्तान को आज़ाद कराना, मतलब इनका कहना है खालिस्तान जैसा कोई देश है उसको आज़ाद कराना है। हालांकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तो तथाकथित इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है कि जो ये कहते हैं खालिस्तान कोई देश है तो उसको ये आज़ाद कराना चाहते हैं। यही जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है यही इसका मकसद है। ये बात कौन कहती है? NIA कहती है, हमारे देश की एक संस्था है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, जब पता चलता है कि भाई यह फोर्स एक ऐसा मकसद अपने अंदर रखती है जिससे देश की अखंडता को खतरा है, तो अब जब देश की अखंडता को खतरा होगा तो भारत सरकार के पास वो सारे ही पावर आ जाते हैं यूज करने के लिए, जो पावर वो यूज कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक पावर्स को इस्तेमाल करने का जो एक परमिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से है और पार्लियामेंट के माध्यम से, वो भारत सरकार को मिल जाते हैं। तो जब ये बात आती है तो फिर भारत सरकार क्या करती है? UAPA, ओके, UAPA अभी हाल फिलहाल में 2019 में भी संशोधन हुआ है इसमें, और ये करंट का भी टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे इसको। तो इसके माध्यम से ये पहली अनुसूची में इसको लाती है KLF को, और इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो KLF अब प्रतिबंधित है 2018 के UAPA के माध्यम से, ओके, अनलॉफुल जो आपका ये एक्ट बना है इसके माध्यम से। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट। देखिए, एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है, जनमत संग्रह 2020, जो सिख फॉर जस्टिस संस्था, जो अमेरिका की एक सिखों के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, 20 से ज़्यादा देशों में सिखों से अपील की कि आप सभी लोग जो है पंजाब को भारत से अलग करने के लिए
2020 में एक जनमत संग्रह करें। तो इसने सभी देशों से, 20 से अधिक देशों में जहाँ पे सिख रहते हैं, उनसे आह्वान किया कि सभी लोग 2020 में इस प्रकार का जनमत संग्रह करें कि जो पंजाब राज्य है वो भारत से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और ये पंजाब को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, ये इनका एक मकसद है। तो अब ये बात देखिए, अब यहाँ तक बात आ गई है सामने। जब ये चीज़ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में और भी देशों में जहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं। इट मीन्स कि अब इनका जो एक लक्ष्य है वो वैश्विक रूप पे, वैश्विक मंच से खड़े होकर के खालिस्तान जैसे देश को बनाने का ये प्रयास करना है। यूनाइटेड नेशन में भी प्रस्ताव लाने का ये विचार कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी अपनी आवाज़ उठाने का ये बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो खालिस्तान मूवमेंट हमें फिर से रिवाइव होता दिखाई देता है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और हमें पहले से ये प्रयास करना चाहिए कि जो स्थिति 1980 के दशक से 1991 के शुरुआती दशक में हुई थी, वो स्थिति हमें दोबारा न झेलनी पड़े। क्योंकि इस समय जो स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है, खासकर भारत की स्थिति है, अभी स्थितियाँ बहुत ही क्या है, बहुत ही कठिन है। और इस समय अगर कोई बड़ा ब्लो हमारे कंट्री को मिलता है तो वो हमें हैंडल करने में काफ़ी समस्या होंगी। हालांकि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश की अखंडता की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो चीज़ हमें और पीछे धकेल देगी। जिस प्रकार से हमारी इकॉनमी इस समय डिस्टर्ब हो गई है, उस प्रकार से आप देखेंगे अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट चलता है, तो उससे हमारी इकॉनमी को और बड़ा धक्का लगेगा। जाहिर है कि वो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अपनी इतनी मैन पावर है, तो उसे हम सफल नहीं होने देंगे। लेकिन उससे हमें जो नुकसान होगा, उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हमें पहले से इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, हमने इस खालिस्तान मूवमेंट के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की, मैंने आपको मैप के माध्यम से भी दिखा दिया। तो आई होप कि आपका अब पूरी तरीके से जो विजन है खालिस्तान मूवमेंट पर वो क्लियर हो गया होगा। लोन वुल्फ अटैक के बारे में भी आप अच्छी तरीके से अवगत हो गए हैं। रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।